बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा चैप्टर है ना वो है बायोमोलिक्यूल। और बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल इस चैप्टर में से 7 से 8 एमसीक्यूज तो लाजमी ही आते हैं। तो ये चैप्टर जो है ना आपने ध्यान से करना है। एक तो ये चैप्टर कंसेप्चुअल भी है, ठीक है, और दूसरा जो है ये लेंथी भी है। तो आपने इसको जो है वो अच्छे से और ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ से 7 से 8 एमसीक्यूज तो लाजमी आते हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना ये बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, तो इसको जो है वो हम 2 पार्ट के अंदर करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट तक करेंगे और सेकंड पार्ट में हम प्रोटीन, फिर लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को साथ डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पीएमडीसी ने हमें क्या क्या आउटकम्स दिए हैं। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हमने पहले ही डिफाइन करना है क्या चीज़, बायोमोलिक्यूल को क्लासीफाई करना है, ठीक है ना। और फिर हमने यहाँ पर बात करनी है क्या चीज़, इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक दिया है दैट इज़ द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर। वाटर के बारे में हमने यहाँ पर बताना, जैसे कि उसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने खासकर मेंशन भी की है, जैसे पोलैरिटी डिस्कस करना है, हाइड्रोलाइसिस है, स्पेसिफिक हीट है, वाटर एज अ सॉल्वेंट, रीएजेंट, डेंसिटी, कोहेजन एंड आयोनाइजेशन, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास आता है जी कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मोनोसेकेराइड क्या है, ओलिगोसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या है, और फिर फर्दर इसके अंदर जितनी भी हमारे पास क्लासिफिकेशन है हम उनको भी साथ साथ करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन क्या होती है उसकी हमने यहाँ पर उसके अंदर जो उसका बेसिक यूनिट है अमाइनो एसिड वो डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास जो प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारे पास क्या चीज़, लिपिड। लिपिड के बारे में हम यहाँ पर उसकी जो टाइप्स हैं, जैसे कि हमारे पास है फास्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड, अल्कोहल एंड दी ईस्टर, ये सारा कुछ हम यहाँ पर करेंगे। फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड आता है हमारे पास, ठीक है ना, उसका हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन देख रहे हैं, उसकी टाइप्स डिस्कस करनी है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में हमने ग्लाइकोलिपिड देखना है और ग्लाइकोप्रोटीन हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमने यहाँ पर देखना है, इसके बारे में सारे का सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास पूरे के पूरे चैप्टर का आउटकम। रही बात हमारे पास नोट्स की, तो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स मांगते हैं, तो इसके लिए मैंने जो है वो गूगल ड्राइव का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लोग इजीली जाकर जो है वो गूगल ड्राइव पर क्लिक करेंगे उसके लिंक के ऊपर, तो आप लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे और आप लोग इजीली जो है वो जो नोट्स हैं, जो पीपीटी है जो मैंने वहाँ प्रोवाइड की हुई है, आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और पहली दफ़ा विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है और अपना अच्छा सा फीडबैक भी लाजमी देना है, ठीक है। इसको लाइक भी करना है और उसको आगे अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर भी लाजमी करना है। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो इस वर्ड को देखो, बायो का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब होता है हमारे पास लिविंग। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग होता है। अब अगर हम यहाँ पर इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, क्या बोला है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल कहते हैं। अब देखो भी यहाँ पर मैंने वर्ड बोला है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये वर्ड बोला है मैंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सबसे पहले ये समझो कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है कि दो या दो से ज़्यादा एटम जब आपस में क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं। अब सपोज करो मेरे पास ये क्या था, ये एक एटम था, ठीक है, और सपोज करो यहाँ पर साथ में एक दूसरा क्या था, एटम था। अब ये दो एटम आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और इनके कंबाइन होने से जो चीज़ बनेगी दैट वी कॉल्ड मॉलिक्यूल। समझ आ गया, ये क्या है हमारे पास मॉलिक्यूल है। सपोज कर लो हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं किस चीज़ की, वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर में हमारे पास क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। अब हमने कहा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि हमारे पास क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड, ठीक है, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, आप लोगों को कार्बन प्लस हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। समझ आ गया हमारे पास।
अब हम ना यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है एंड द न्यूक्लिक एसिड है। वन बाय वन करके हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं, किस चीज़ से मिलके बने होते हैं और बॉडी के अंदर ये कितने कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 15% हमारी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। और ये मेड अप ऑफ होता है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और ये सोर्स होता है हमारे पास किस चीज़ का, एनर्जी का, ये प्राइमरी सोर्स होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लिपिड की। लिपिड जो है वो बॉडी के अंदर 10% होते हैं। और अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो इसमें हमारे पास फैट्स आता है, ऑयल है, फॉस्फोलिपिड और स्टीरॉइड, ये इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती है। अब अगर हम यहाँ पर इनका काम देखें तो काम इसका क्या होता है कि ये स्टोरेज करते हैं, ठीक है ना, कि ये हमारे पास जो लिपिड होते हैं ना बॉडी के अंदर जाकर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। और फिर हमें जो है ये क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या चीज़, प्रोटीन। प्रोटीन को हम यहाँ पर देखें तो ये 50% हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है और ये बनी होती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर इसका काम देखें, काम इसका क्या है कि ये हमें जो है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर देती है। जैसे कि हमारी स्किन है, हमारे हेयर्स हैं, हमारे नेल्स वगैरह है, तो ये हमारे किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर इंजाइम भी किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, जो कि क्या करवाते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। हार्मोन्स को देखिए तो वो भी प्रोटीन होते हैं। इसी तरह से एंटीबॉडीज़ भी क्या होती हैं, प्रोटीन के बने ही स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। एंटीबॉडी क्या होती है, बेसिकली वाई शेप स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलकर ये बने होते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर इसका काम देखें, न्यूक्लिक एसिड का काम देखें तो ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं एंड ट्रांसफर करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, ठीक हो गया। और हमारे पास क्या है कि इसके हमारे पास टाइप्स होते हैं, जैसे कि डीएनए है और हमारे पास क्या होता है, आरएनए होता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास इसका जो बेसिक यूनिट होता है दैट इज द न्यूक्लियोटाइड, वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन है किस चीज़ की, बायोमोलिक्यूल्स की। और ये जितने भी हमने यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स देखे हैं ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। ये कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, हमारे पास दो टर्म हैं। एक हमारे पास है जी कंडेंसेशन और दूसरा है हमारे पास क्या चीज़, हाइड्रोलाइसिस। इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में क्या हो, कंबाइन हो और उनके कंबाइन होने से वाटर रिलीज हो। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने क्या करना है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सिंपल मॉलिक्यूल से, सिंपल या फिर हम यूँ कहें कि जो हमारे पास क्या होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं, तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल से हमने क्या बनाना है, लार्जर मॉलिक्यूल बनाना है हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन में जैसे कि सपोज कर लो, मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है वो एग्जांपल से समझा देती हूँ। सपोज कर लो मेरे पास जो है ये एक क्या है, ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब मैंने जो है इनको क्या करना है, ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ठीक है। अब मैंने इनको क्या करना है, इनको आपस में कंबाइन करना है। कंबाइन करेंगे तो हम यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, H, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, OH। यहाँ पर भी क्या होगा, H, और यहाँ पर क्या होगा, OH। तो क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास क्या है कि एक से हमारे पास OH जो है ये पूरे का पूरा निकल आएगा, ठीक है। और दूसरे हमारे पास जो क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, उसका हमने क्या करना है, जो है वो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देना है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से निकलने पर एक तो ये क्या बना देंगे, वाटर को बना देंगे, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास ये क्या बच गया, यहाँ से हमारे पास ये जो है ये हाइड्रोजन चला गया, यहाँ से ये चला गया, पीछे से हमारे पास क्या बच गया है, पीछे से हमारे पास ये क्या बच गया है जी, ऑक्सीजन बच गया है। अब ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, ये कार्बन जो है यहाँ पर जो कार्बन होगा, ठीक है ना, अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, अपना बॉन्ड बना लेगा। तो अब हमने क्या किया है कि हमारे पास दो सिंपल चीज़ें थी, ठीक है ना, हमने उनमें क्या करा दिया, बॉन्ड बना दिया। और जब बॉन्ड बना है तो बॉन्ड किस वजह से बना है, वाटर के रिलीज होने की वजह से बना है। और जब
वाटर रिलीज हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये जो हमारे पास रिएक्शन होता है ना, बेसिकली ये हमारे पास एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शन है, कि जिसमें क्या होता है कि जो हमारे पास छोटी चीज़ें होती है ना उनको बनाया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज़ की, हाइड्रोलाइसिस की। अगर हम हाइड्रोलाइसिस को देखें तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसको हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का, पॉलीमर का। इस पॉलीमर को हमने क्या बनाना होता है, मोनोमर बनाना होता है। ठीक है, यानी कि अगर ये कोई मॉलिक्यूल है और वो सिंगल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, दैट वी कॉल्ड मोनोमर। पॉलीमर क्या होता है कि जब बहुत सारे मोनोमर अटैच हो जाते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है तो उसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, पॉलीमर का नाम दे देते हैं। अब पॉलीमर से हमने मोनोमर बनाना है तो ये खुद ब खुद तो बनेगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या करना है, बाय प्रोवाइडिंग, ठीक है ना, बाय प्रोवाइडिंग वाटर। और जब हम वाटर को प्रोवाइड करते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, वाटर हो जाता है हमारे पास ब्रेक। ठीक है ना, तो अब ये वाटर के ब्रेक होने से हमारे पास जो पॉलीमर होते हैं मोनोमर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट वी कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। फॉर एग्जांपल हम इसी को ही ले लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया, ये देखें, ये हमारे पास मॉलिक्यूल था। ठीक है, सिंपली मैं आप लोगों के लिए बना के दे रही हूँ। यहाँ पर ये इनके दरमियान में ये दो समझो, ये हमारे पास ये जो एक हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, तो ये एक मोनोमर है। ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये दूसरा मोनोमर है। अब ये दो मोनोमर जुड़े तो हमारे पास ये क्या बन गया, ये एक पॉलीमर बन गया। समझ आ गई, ये एक पॉलीमर बन गया। अब पॉलीमर को हमने मोनोमर के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है वो प्रोवाइड कर देंगे वाटर। अब जैसे ही वाटर प्रोवाइड करेंगे तो वाटर क्या करेगा, इन दोनों के दरमियान में ये ऑक्सीजन ने जो बॉन्ड बनाया हुआ है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड के ब्रेक होने पर ये दोनों जो है ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे पास बॉन्ड फ्री हो जाएंगे। इनके दरमियान में जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा और फिर ये इस स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ओ एच, यहाँ पर भी एच, यहाँ पर हमारे पास एच और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ एच होगा। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया, ये हमारे पास लार्जर से स्मॉलर मॉलिक्यूल बन गया। इसमें क्या था कि स्मॉलर से लार्जर बन रहे थे और इसमें लार्जर से क्या बन रहे हैं, यहाँ पे स्मॉलर बन रहे हैं। और ये जो हमारे पास रिएक्शन होता है ना, बेसिकली ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है। समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर वाटर को देखें तो वाटर जो है हमारी बॉडी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो है हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो है ये वाटर ही होता है। ठीक है ना, अब कितना वाटर होता है हमारी बॉडी के अंदर, 65 से लेकर 89% हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। अगर हम इसके अंदर मज़ीद देखें तो हमारा क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी क्या होती हैं, बोन्स होती हैं, उसमें 20% वाटर होता है। और अगर हम अपने ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के अंदर आपको कितना वाटर मिलेगा, ब्रेन के अंदर 89% आप लोगों को क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जैसे कि पीएमडीसी ने हमें जो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में कुछ पॉइंट्स दिए थे, तो अब हम वन बाय वन करके उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है, दैट इज़ द पोलैरिटी। हमारे पास क्या है जी, पोलैरिटी। अब पोलैरिटी क्या मतलब होता है, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के ऊपर चार्ज का होना, चार्ज बेरिंग मॉलिक्यूल। ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि वो क्या है, वो पोलैरिटी शो कर रहा है। अब वाटर को देखें तो वाटर भी हमारे पास क्या है, एक पोलर सब्सटेंस है। पोलर सब्सटेंस किस तरह से कि इसके ऊपर भी क्या होते हैं, चार्ज प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे कि सपोज करो ये है जी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पर जो हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आप लोगों को यहाँ पर दिखता है। तो इसके ऊपर चार्ज होते हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पर कहते हैं कि वाटर इज़ अ पोलर सब्सटेंस और ये क्या करता है, पोलैरिटी रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है, दैट इज हाइड्रोलाइसिस।
ठीक है, अभी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं हाइड्रोलाइसिस क्या है कि वाटर के प्रेजेंस में किसी चीज़ को ब्रेक करना, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं एक डाइसैकेराइड की। डाई का मतलब क्या होता है, टू, और सैकेराइड किसको बोलते हैं, शुगर, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर आप लोगों को कितने शुगर मिल रहे हैं, 2 शुगर मिल रहे हैं। सपोज करो हमारे पास क्या है, ये एक जो है ये सर्कल शो कर रहा है कि ये हमारे पास क्या है, एक शुगर है, सिंपली आप सपोज कर ले, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये दूसरा शुगर है। अब ये दोनों शुगर आपस में अटैच है बाय द हेल्प ऑफ बॉन्ड। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको प्रोवाइड करेंगे क्या चीज़, वाटर। जैसे ही अब हम इसको वाटर प्रोवाइड करेंगे तो वाटर क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अब जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या होगा कि वाटर का हमारे पास H पॉजिटिव आयन जो है वो एक ग्लूकोज के साथ जाके लगेगा, और हमारे पास क्या है कि OH नेगेटिव दूसरे ग्लूकोज के साथ जाकर लगेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाती है, हाइड्रोलाइसिस होती है। वाटर की हेल्प से हम किसी भी क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम वाटर की हेल्प से किसी भी चीज़ को ब्रेक क्यों करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है। हमारे पास क्या है कि एक तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर वाटर की प्रेजेंस में किसी भी चीज़ को यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो उससे क्या होगा, डाइजेशन होगा, ठीक है। डाइजेशन होता है, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं ये भी इसी की वजह से होते हैं, हाइड्रोलाइसिस की वजह से होते हैं। इसी तरह से बॉडी के अंदर क्या हो रही होती है, केमिकल रिएक्शन जो हो रहे होते हैं, बेसिकली ये भी हमारे पास हाइड्रोलाइसिस की ही वजह से क्या है, ये होते हैं, ठीक हो गया। और हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस है ना, हाइड्रोलाइसिस हमारे सेल की फंक्शनिंग में भी, ठीक है, हमारे सेल की किस में, फंक्शनिंग में भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो ये यहाँ पर हमने जो है ये 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, पोलैरिटी और हाइड्रोलाइसिस। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि हीट की वो अमाउंट जो रिक्वायर होती है पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ द कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 सेल्सियस, जिसको हम क्या कहते हैं कि 15 से 16 यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है उसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, उसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं क्या चीज़, स्पेसिफिक हीट का। अब हमारे पास ये जो स्पेसिफिक हीट है, ठीक है ना, हीट क्यों जो है ये दी जाती है वाटर को, इसके हमारे पास यहाँ पर 2 फायदे हैं। एक, हमारे पास वाटर जो है ये एक्ट करता है, एक्ट एज स्टेबलाइजर, ठीक है, स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट करता है। और ये जो है क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ये बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सडन चेंज। किससे प्रोटेक्ट करता है, सडन चेंज से जो है ये प्रोटेक्ट करता है। समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि वाटर एज अ सॉल्वेंट। अब देखो भाई सॉल्वेंट क्या होता है, देखो सॉल्वेंट हमारे पास वो चीज़ होती है जो अपने अंदर दूसरी चीज़ों को क्या कर ले, अपने अंदर दूसरी चीज़ों को डिजोल्व कर ले। तो वाटर भी क्या है, सॉल्वेंट है, ये दूसरी चीज़ों को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिजोल्व कर लेता है। अब ये दूसरी चीज़ों को, अब ये दूसरी चीज़ें हैं क्या चीज़ जिनको ये क्या करेगा, डिजोल्व करेगा। अब हमारे पास वो चीज़ें क्या होती हैं, हमारे पास पोलर सब्सटेंस, ठीक है ना, क्योंकि वाटर एक पोलर सब्सटेंस है। पोलर का मतलब क्या है कि चार्ज बेरिंग है, चार्ज होता है। तो हमारे पास क्योंकि ये खुद पोलर है तो अपने अंदर भी कौन सी चीज़ों को डिजोल्व कराएगा, पोलर सब्सटेंस को ही क्या कराएगा, डिजोल्व कराएगा। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं किस चीज़ की, NaCl की, ठीक है। तो हमारे पास सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चार्ज बेरिंग है इसलिए ये इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं ग्लूकोज की, इसी तरह से हम बात करते हैं किस चीज़ की, इसी तरह से हम बात करते हैं जी फैटी एसिड प्लस अमाइनो एसिड की। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट प्रॉपर्टी की वजह से वाटर अपने अंदर दूसरी चीज़ों को डिसॉल्व कर लेता है। अब यहाँ पर इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है ना, इसका फ़ायदा हमारे पास ये है कि एक तो ये क्या कराता है, एक तो ये डाइजेशन कराता है, ठीक है। क्योंकि अगर वाटर अपने अंदर दूसरी चीज़ों को क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, तो इट्स मीन हमारे पास क्या होगी, इसकी इससे डाइजेशन ही होगी, डाइजेशन होगी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये जो है ये क्या कराएगा, जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट होगा,
ठीक है ना, उसको भी क्या कराएगा, उसकी यहाँ पर जो है वो रिमूवल कराएगा। और क्या कराएगा, और ये यहाँ पर जो है जो हमारी बॉडी में क्या हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है ना, उनको भी ये हमारी बॉडी के अंदर जो है ये कराता है। तो ये है वाटर एज अ सॉल्वेंट सब्सटेंस। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम यहाँ पर कहते हैं कि डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, डेंसिटी का नाम दे देते हैं। अब डेंसिटी का अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैस मैस ओवर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम वाटर की डेंसिटी देखें, ठीक है, वाटर की अगर हम यहाँ पर डेंसिटी देखें तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो यहाँ पर क्या होती है, 1/cm³ एट 4 सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 डिग्री के ऊपर इसका जो डेंसिटी है वो इतना रहता है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी कि ये जो आइस होती है, आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। अब ये जो आइस होती है ये वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट करती है, क्योंकि जो आइस होती है ना उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से। अब उसकी डेंसिटी कितनी होती है, अगर हम यहाँ पर लिखें, आइस की जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास होती है 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसकी एक है और इसकी 0.92 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से जो आइस होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। और दूसरा इसका रीज़न कि आइस क्यों फ्लोट करती है, दूसरा इसका रीज़न ये होता है कि इसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हमें पता है वाटर के मॉलिक्यूल में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना ये भी बढ़ जाती है, दैट्स वाई ये जो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आइस होती है ये वाटर के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द कोहेजन एंड द एडिशन। अब कोहेजन क्या होता है, कोहेजन हम बोलते हैं अट्रैक्शन, ठीक है ना, अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। सेम मॉलिक्यूल के दरमियान में हमारे पास क्या होती है, जो अट्रैक्शन होती है उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कोहेजन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं वाटर से हमारे पास क्या होती है, जो अट्रैक्शन होती है उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कोहेजन कहते हैं। अब इसकी कोहेजन की प्रॉपर्टी की वजह से जो वाटर होता है किस फॉर्म में होता है, कॉलम की फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा कि आप जब टैप ओपन करते हैं तो वाटर जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता, ड्यू टू कोहेजन, कि उसमें हमारे पास क्या होता है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। तो जैसे ही हम टैप को ओपन करते हैं तो वाटर जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर जो है वो फ्लो करता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर कोहेजन प्रॉपर्टी होती है। फिर हमारे पास है जी एडिशन। एडिशन किसको बोलते हैं, कि यहाँ पर भी क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, ठीक है ना, अट्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है ना, वाटर विद सरफेस एरिया, ठीक है। अब वाटर जो है जिस भी जगह के ऊपर होगा, ठीक है ना, सपोज कर लो वाटर जो है क्या है, ये सपोज कर लो ये क्या है, हमारे पास ये कोई कंटेनर है और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या है, अब एक तो हमारे पास क्या है वाटर है और दूसरा हमारे पास क्या है, ये वेजल है। वेजल के अंदर जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो वेजल की जो वॉल होती है, वेजल की वॉल और हमारे पास वाटर के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है उसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, एडिशन का हम इसको जो है वो नाम दे देते हैं। समझ आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होती है जी हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास वो हीट की रिक्वायरमेंट जो कि क्या करती है, वाटर को गैस के अंदर कन्वर्ट कर देती है, ठीक है ना। हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हमें जो है वो कितनी हीट चाहिए होगी वाटर को गैस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। सपोज करो अगर मेरे पास क्या है 1 किलोग्राम, हमारे पास क्या है वाटर है, 1 किलोग्राम वाटर है, और 1 किलोग्राम वाटर को वेपोराइज करने के लिए हमें कितनी जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, 574 किलो कैलोरीज हमें जो है ये एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो क्यों ज़रूरी होती है वाटर की, एक तो क्या करता है, ये थर्मो रेगुलेशन करता है, क्या करता है, थर्मो
रेगुलेशन करता है, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं वो यहाँ पर क्या है कि ये जो कैलीमेट होता है हमारा, ठीक है, उसको भी ये क्या करता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। दैट्स वाई हमारे पास हम यहाँ पर कहते हैं कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर की बहुत ज़्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। अब हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन को। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? अच्छा, हाइड्रो किसको कहते हैं? हाइड्रो कहते हैं वाटर को, ठीक है, और फोबिक किसको कहते हैं? फेयर को। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या है कि वाटर से दूर भागते हैं, वाटर से उनको डर लगता है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है कि हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि वाटर जो है अपने अंदर उन सब्सटेंस को डिसॉल्व नहीं करता जो क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, जिनको पानी से डर लगता है। अब जिनको पानी से डर लगता है उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? उसकी एग्जांपल है हमारे पास ऑयल। ऑयल को जब हम किस में डालते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं, तो ये जो ऑयल होता है ना, ये क्या बना लेता है, ये एक सेपरेट लेयर बना लेता है, डिसॉल्व नहीं होता, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। तो इसलिए ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, पानी से इसको डर लगता है। तो ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन जो है ये क्या है कि वाटर अपने अंदर उन सब्सटेंस को डिसॉल्व नहीं होने देता जो नॉन पोलर होते हैं। अच्छा, जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर मतलब बोले तो क्या, जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि उनको डिसॉल्व नहीं होने देता। अब इसका जो है वो फ़ायदा क्या है? अब इसका फ़ायदा ये है, एक तो इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है, इससे क्या मिलती है, स्टेबिलिटी फॉर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इससे जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है ना, उनकी जो शेप होती है इस हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की वजह से उनकी जो शेप होती है ये भी क्या रहती है, मेन टेन रहती है। तो ये है हमारे पास क्या चीज़, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है वो लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे पास क्या हो, मॉलिक्यूल हो, ठीक है ना, और वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बात करते हैं वाटर की, तो वाटर जो है वो क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, आइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर ये इजीली क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। अब यहाँ पर हम वाटर को आयोनाइज ही क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास क्या होता है कि ये जो आयनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है ना हमारे वाटर की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए, इंजाइम के लिए। किसके लिए, इंजाइम एक्टिविटी के लिए। अब इंजाइम जो होते हैं ना एक ख़ास पीएच पर काम करते हैं, और ख़ास पीएच पर काम करने के लिए जो वाटर है उसका आयनाइज होना लाजमी है। इसलिए जो वाटर होता है ना, वाटर क्या करता है, इंजाइम की जो पीएच होता है ना उसको जो है ये मेंटेन करता है। समझ आ गया? अच्छा, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो आयनाइजेशन जो है इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि इससे जो है वो एसिड बेस बैलेंस जो है यहाँ पर मेंटेन रहता है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, होम्यो स्टेसिस की, तो होम्योस्टेसिस के अंदर ये जो आयनाइजेशन होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये थे हमारे पास क्या चीज़, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ या फिर हम यूँ कहें कि इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ आया तो प्लीज़ वीडियो के ऊपर आप लोगों ने अच्छा सा फीडबैक दे देना है अपना, जो है वो इस वीडियो को भी आप लोगों ने जो है वो शेयर कर देना है, लाइक भी करना, और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। अब हम नेक्स्ट जो यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज आएगा ही आएगा। तो आप लोगों ने जो है ना इसको फोकसली होके सुनना, इसका आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। मैं जो यहाँ पर वर्डिंग बोलूँगी, ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो उसका कंसेप्ट लेना है। जैसे कि हमारे पास अगर हम कहें कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, उसकी रिंग कैसे बनती है, ठीक है ना, किन किन कार्बन्स के दरमियान में बनती है, कौन सा रिएक्शन होता है, बॉन्ड का नाम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ना ध्यान से लर्न करनी है। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हम पढ़कर आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या है, एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इसका बॉडी कॉन्स्टिट्यूट देखें तो ये 15% इसका बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होता है। और यहाँ पर अगर हम ये बताएं कि हमारे पास ये बना हुआ किस चीज़ से होता है, तो हमें पता है ये बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, ये वर्ड कार्बोहाइड्रेट
कहाँ से लिया गया, किस लैंग्वेज से लिया गया। तो ये जो वर्ड है ना हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया हुआ एक वर्ड है। अब लैटिन का हमारे पास कौन सा वर्ड है, लैटिन का वर्ड है जी सेखारम, ठीक है। सेखारम से लिया गया वर्ड है, और सेखारम का मतलब क्या होता है, सेखारम का मतलब होता है सेकेराइड, और सेकेराइड सिंपली किसको बोलते हैं, सेकेराइड बोलते हैं शुगर को, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लैटिन से डिराइव किया हुआ वर्ड है। अब अगर हम यहाँ पर इसका लिटरली मीनिंग देखें कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो इसके अंदर दो वर्ड है, एक है कार्बो, कार्बो का वर्ड जो निकला है वो किससे निकला है, कार्बन से निकला है, ठीक है। और हमारे पास जो हाइड्रेट है, ठीक है ना, किसको बोलते हैं, हाइड्रेट बोलते हैं वाटर को। और अगर हम यहाँ पर इसको कंबाइन करें, ठीक है ना, इसको कंबाइन करके इसको डिफाइन करें तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट क्या है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। मतलब क्या कि अगर हम इसका यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2ON, ठीक है, ये इसका हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये कार्बन भी प्रेजेंट है और ये कंबाइन है किसके साथ, वाटर के साथ, इसीलिए हम इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसको यहाँ पर हम बोलते हैं, ठीक है। ये तो इसका हमारे पास क्या है, लिटरली मीनिंग होता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो ये देखें कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो फर्स्ट टाइम कब अपेयर हुआ था, कैसे पता चला था। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो फर्स्ट टाइम जो कार्बोहाइड्रेट बना था वो कब बना था, वो बना था 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, जो है ये क्या बना था, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बना था, कैसे बना था, जब हमारे पास जो सियानो बैक्टीरिया है, क्या है जी, जो सियानो बैक्टीरिया था इसने क्या की थी, इसने जो है फोटोसिंथेसिस की थी, ठीक है। ये तब हमारे पास पहली दफ़ा बना था। लेकिन फिर क्या हुआ 18th सेंचुरी में, कब 18th सेंचुरी में जो था ना, फिर क्या हुआ था, इसकी जो है वो साइंटिफिक स्टडी की गई, इसकी आइडेंटिफिकेशन की गई। और ये करने वाले कौन थे हमारे पास, कौन से साइंटिस्ट थे, उसका नाम हमारे पास क्या था, उसका नाम था एंटोनी लेवाइजर, ठीक है, ये उनका नाम था। इन्होंने जो है ये बात को प्रूफ करने के लिए कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक्चुअली में है क्या, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टडी की थी, किस चीज़ की स्टडी की थी, हमारे पास ग्रीन प्लांट की, किसकी स्टडी की थी, ग्रीन प्लांट्स की इन्होंने जो है यहाँ पर स्टडी की थी। और ग्रीन प्लांट्स की स्टडी करने पर इनको पता चला था कि ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो यूज़ कर रहे होते हैं किस चीज़ को, सनलाइट को, ठीक है, सनलाइट को यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। और इन चीज़ों की प्रेजेंस में वो क्या बना देते हैं, इन चीज़ों की प्रेजेंस में वो यहाँ पर बना देते हैं जी C6H12O6, और साथ में यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है। तो ये हमारे पास क्या है, इन्होंने क्या किया कि यहाँ से इन्होंने प्रूव दिया कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ द क्या है जी, ग्लूकोज। और ग्लूकोज को अगर हम यहाँ पर देखें तो ग्लूकोज क्या है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। प्लांट्स इसको क्या करते हैं, नेचुरली बनाते हैं, तभी हमारे पास यहाँ से ग्रीन प्लांट से हमें ये जो है आइडेंटिफिकेशन मिल गई कि हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या हुआ कि हमने इसका फर्स्ट अपीयरेंस देखा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन कैसे करेंगे। भाई देखो, अब जो इसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ ना, इसके अंदर 3 वर्ड्स हैं, और 3 वर्ड्स को अगर आप लोगों ने सीख लिया तो इसका मतलब पूरी की पूरी कार्बोहाइड्रेट आपने सीख लिया, आपने उसका कंसेप्ट ले लिया। वो 3 वर्ड्स हैं क्या, यहाँ पर देखो, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या होता है, हम इसको क्या कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हम इसको क्या कहते हैं, दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, दैट आर, क्या बोल रही हूँ, दैट आर पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, या फिर क्या होता है, कीटोन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। 3 वर्ड्स हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर, यहाँ पर समझिएगा अब आप,
ये देखिए मैंने कहा पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, 3 वर्ड समझ लें। कार्बोहाइड्रेट आपने समझ लिया। अब ये हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि ये जो हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, ये क्या है। बेसिकली हमारे पास ये जो दोनों है, इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शन ग्रुप हमारे पास वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, जब भी ये किसी भी दूसरे एटम के साथ लगते हैं, ये दूसरे कंपाउंड के साथ लगते हैं, तो उनको उनका नाम, उनकी पहचान, उनकी शिनाख्त दे देते हैं कि ये कौन सा है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, क्या इसका फार्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है, स्ट्रक्चरल फार्मूला कौन सा है, ये उनको उनकी क्या दे देते हैं, पहचान दे देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास एल्डिहाइड, अब सपोज कर लो, पहले तो आप लोग ये समझे, मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है, यहाँ पर सपोज करो मैं आप लोगों को एक कंपाउंड देती हूँ जिसके अंदर CH2 है, और दूसरा भी मैं आप लोगों को क्या दे देती हूँ, सेम ही दे देती हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं आपको सेम दे देती हूँ, और मैं कहती हूँ कि आप मुझे इसके अंदर ना डिफ्रेंशिएट करके बताओ कि इनका नाम क्या है, इनके अंदर कोई ख़ास बात और इनका डिफरेंस क्या है। तो आप लोग नहीं बता पाओगे, क्यों? क्योंकि ये सेम दिख रहे हैं, इनमें कोई डिफरेंस दिख ही नहीं रहा, ये बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, कोई फंक्शनल ग्रुप लगाना है। अब फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि फंक्शनल ग्रुप में, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एंड पे यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं और यहाँ पे मैं OH लगा दूं, और अब आपसे कहूँ कि इनको डिफ्रेंशिएट करके बताओ, तो आप लोग अब कहोगे कि इसके साथ क्लोरीन है, उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो आप लोग ईजिली बता पाओगे कि ये कौन सा है और दूसरे वाला कौन सा है। ठीक है, सेम इसी तरह से हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है, जब भी वो किसी भी कार्बोहाइड्रेट के साथ लगते हैं, ठीक है, तो वो उसको उसका पहचान दे देते हैं। अब जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, एल्डिहाइड की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, एल्डिहाइड की बात करते हैं। तो एल्डिहाइड की पहचान क्या है और ये कहाँ पे यूज़ होता है और कैसे इसको यूज़ करते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। सपोज करो मेरे पास एक कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, CH2 और यहाँ पर CH2 लिख रही हूँ। अब क्या करती हूँ कि मैं इसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप लगा देती हूँ, और वो फंक्शनल ग्रुप क्या है, C+O, और यहाँ पर मैं क्या लिख देती हूँ, H लिख देती हूँ। अब ये जो मैंने ग्रुप लगाया है, ठीक है ना, ये वाला जो मैंने क्या लगाया है, ग्रुप लगाया है, बेसिकली हमारे पास इसको क्या कहते हैं, एक तो ये कार्बोनाइल है, ठीक है ना, कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है ना। और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, बेसिकली ये किसकी पहचान है, ये एल्डिहाइड की पहचान है कि ये एल्डिहाइड है। तो जब भी आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट को देखो कि उसके एंड पे, ठीक है ना, ये मैंने एंड पे ही लगाया, कि उसके एंड के ऊपर आप लोगों को कार्बोनाइल ग्रुप मिले, इट्स मीन वो कौन सी कार्बोहाइड्रेट है, वो एल्डिहाइडिक है। ठीक है, वो कौन सी कार्बोहाइड्रेट है, वो एल्डिहाइडिक है। अच्छा, इसको जो है वो हम सिंपल फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो CH2 के जितने भी नंबर हों, ठीक है, आप उनको सबको लिखने की बजाय आप उनको यूँ इस तरह से सिंपल फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो, C+O और यहाँ पर H। अच्छा, यहाँ पर ये जो R है ना, R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है कम्बिनेशन, ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ CH, यानी कि CH की ये जो चेन होती है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को R से जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये एल्डिहाइड की हमारे पास पहचान है, इसको याद रख लें। दूसरा हमारे पास हम बात करते हैं किस चीज़ की, कीटोन की। दूसरी बात करते हैं हम किस चीज़ की, कीटोन की। कीटोन भी हमारे पास क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। इसकी पहचान क्या है कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पर CH2 और यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पर भी मैं CH2 और CH2 लिखूँ, और दरमियान में मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पर जो है वो मैं C+O लिख दूँ। अब आप लोग ये जो ग्रुप देख रहे हो, ठीक है ना, ये वाला जो ग्रुप देख रहे हो, बेसिकली ये किसकी पहचान है, ये कीटोन की पहचान है। अगर तो हमारे पास एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिसके राइट साइड पे, ठीक है ना, और हमारे पास किस पे, लेफ्ट साइड पे जो है वो CH की चेन हो और दरमियान में C+O आ जाए, तो इट्स मीन ये क्या है, कौन सी शुगर है, ये कीटोनिक शुगर है। ठीक है, समझ आ गई। और इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर राइट साइड पे जो CH की चेन है, इसको R से लिखेंगे, दरमियान में हमारे पास C+O आ रहा है, फिर हमारे पास यहाँ पे भी CH की चेन है, तो यहाँ पर भी हम इसको क्या कर देंगे,
आर से लिख देंगे। तो ये है हमारे पास किस चीज़ की पहचान, कीटोन की पहचान। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दो चीज़ें बता दी, एक मैंने आप लोगों को जो है वो एल्डिहाइड बता दिया और दूसरा मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है वो क्या बता दिया, कीटोन बता दिया। अब हमारे पास एक चीज़ रहती है एंड दैट इज़ द पॉलीहाइड्रोक्सी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है। पोली का मतलब हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें तो पोली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। और हाइड्रोक्सी किसको बोलते हैं, हाइड्रोक्सी कहते हैं OH को। अब मैं क्या करूँ कि सपोज करो मैं यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट को लिखती हूँ। सपोज करो ये मेरे पास CH है, ये CH है, ये CH है, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पर जो है वो सपोज करो यहाँ पर मैं एल्डिहाइड का फार्मूला लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये है, अब मैं क्या करती हूँ कि ये हमारे पास इनकम्प्लीट कार्बोहाइड्रेट है। अब जब तक मैं इसके साथ बहुत सारे ये OH नहीं लगाऊंगी तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। ये जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो हम OH लगाएंगे, यहाँ पर हर CH के साथ हम यहाँ पर जो है वो क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। अब जब हमने यहाँ पर बहुत सारे OH लगा दिए और साथ में हमारे पास कोई एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने कहा था डेफिनेशन में कि हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो पॉलीहाइड्रोक्सी है, एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई एक होगा, दोनों एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने कौन सा बनाया, ये है जी हमारे पास एल्डिहाइड, ठीक है। और साथ में मेरे पास ये क्या है जी, ये है पॉलीहाइड्रोक्सी। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, ये एक डेफिनेशन कंप्लीट हुई और इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, किसी को कोई बात समझ ना आई हो, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को कोई भी फंक्शनल ग्रुप समझ ना आया हो या किसी का कोई सवाल, तो आप लोग इजीली मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। या आप लोगों को समझ आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपना अच्छा सा फीडबैक भी दे दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी लाजमी कर दें, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो हमारे पास ये क्या होती है, स्वीट होती है, टेस्ट के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है इजीली, किस में, इन वाटर, ठीक है। वाटर के अंदर ये इजीली डिज़ोल्व हो जाती है और ये हमें एनर्जी देती है, ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें ना, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन में भी क्या प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को मिलती है। फिर आप लोगों को जो है ना ये डिफरेंट साइज़ के अंदर भी मिलती है, जैसे कि हमारे पास मोनोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड है। इनके बारे में अभी हम डिटेल के साथ बात करेंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन आप लोगों को मिलेगा। और ये बॉडी फ्यूल होता है, यानी बॉडी को ये एनर्जी देती है, ये बर्न होती है, इससे जो है वो ATP जो है वो हमें मिलती है। अब हम वन बाय वन करके ना यहाँ पर पहले तो हम ये देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना उसको क्लासीफाई किए गए 3 कैटेगरीज के अंदर, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और हमारे पास पॉलीसेकेराइड। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है ना, इनको किस बेस के ऊपर जो है वो क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास ये जो क्लासिफिकेशन होती है किस बेस पे होती है, ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस हम अभी कर आ रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस बाय द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है ना कार्बोहाइड्रेट की, उसको हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। कैसे कि सपोज करो मेरे पास क्या था, ये एक शुगर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे शुगर का मॉलिक्यूल है। अब मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पर जो है ये वाटर प्रोवाइड किया, वाटर के प्रोवाइड करने पर ये दोनों किस फॉर्म में आ जाती हैं, ये सिंपल फॉर्म के अंदर आ जाती हैं। बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि ये जो वाटर होता है ना, ये आयोनाइज हो जाता है, टूट जाता है। टूटने पर क्या होता है कि ये बॉन्ड को ब्रेक करता है और बॉन्ड को ब्रेक करने पर यहाँ पर H पॉजिटिव एक के पास जाएगा और दूसरा OH नेगेटिव वाटर का दूसरे के पास जाएगा। तो इस बेस के ऊपर हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसको क्लासीफाई करते हैं। अब 3 बेसिस हैं, ठीक है ना हमारे पास, 3 क्लासिफिकेशन है। अब देखते हैं वन बाय वन। अगर हम मोनोसेकेराइड को देखें, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है 1, और सेकेराइड किसको बोलते हैं, सेकेराइड बोलते हैं शुगर को।
तो हमारे पास ये जो मोनोसैकेराइड है एक ऐसा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है जिसमें आप लोगों को एक शुगर का यूनिट मिलता है, एक ग्लूकोज का यूनिट मिलता है। सपोज करो ये मेरे पास एक ही ग्लूकोज का क्या है यूनिट है, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड हमारे पास एक शुगर मॉलिक्यूल रखने वाली कार्बोहाइड्रेट होती है। ओलिगो को देखिए तो ओलिगो का मतलब क्या होता है, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और सैकेराइड बोलते हैं किस चीज़ को, शुगर को। तो हमारे पास ये एक ऐसी शुगर है जो क्या होगी, जो हमारे पास दो से ज़्यादा हमारे पास क्या रखने वाली शुगर है, शुगर की मॉलिक्यूल रखने वाली हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड को अगर हम यहाँ पर देखें तो पॉली का मतलब होता है मैनी, तो ये यहाँ पर क्या करती है, बहुत सारे इसके पास क्या होंगे, शुगर के यूनिट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो मोनोसैकेराइड है, हमने कहा कि हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस की बेस पे हम इसको क्लासीफाई करें, तो मुझे यहाँ पर बताओ कि मोनोसैकेराइड क्या ये हाइड्रोलाइज हो सकता है या नहीं, ये नहीं हो सकता। इसको हम जो है वो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। अब हाइड्रोलाइज ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपल है, और सिंपल चीज़ को हम मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड ही नहीं है। ये जो है ये सिंगल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। जब इसके अंदर बॉन्ड नहीं है तो किस चीज़ को हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे हाइड्रोलाइसिस से, तो यहाँ पर जो है ये कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ओलिगो को देखें तो ओलिगो जो है ये हाइड्रोलाइज हो सकता है क्योंकि ये स्टार्ट होता है 2 से लेकर आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास क्या है कि 2 शुगर के मॉलिक्यूल है, और 2 शुगर के मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड के थ्रू जो है वो क्या होते हैं, यहाँ पर अटैच होते हैं। तो ये बॉन्ड तोड़ा जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ वाटर, सो इट्स मीन यहाँ पर इसकी जो है हाइड्रोलाइसिस हो सकती है। नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की हमारे पास भी क्या हो सकती है, जो हाइड्रोलाइसिस है वो हो सकती है। अच्छा, ओलिगोसैकेराइड जब ये इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो ये हाइड्रोलाइसिस पर हमें कितने मोनोसैकेराइड देगा, ये हमें जो है ये 2 मोनोसैकेराइड देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर पॉलीसैकेराइड की बात करें तो ये हमें कितने मोनोसैकेराइड देगा, ये हमें मोर देन 10 जो है ये क्या देगा, मोनोसैकेराइड देगा। अच्छा, ये एमसीक्यू आ सकता है कि ओलिगोसैकेराइड हाइड्रोलाइसिस पर कितने हमें मोनोसैकेराइड देता है, या पॉलीसैकेराइड कितने जो है वो हमें क्या देता है, मोनोसैकेराइड देता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये थी क्लासिफिकेशन जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिंपल करके समझा दिया। अब 1 बाय 1 करके ना हम इनको डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले है हमारे पास जी मोनोसैकेराइड। तो अगर हम यहाँ पर देखें मोनोसैकेराइड को, तो मोनोसैकेराइड हमारे पास क्या है, एक ट्रू कार्बोहाइड्रेट है। ये सिंपल शुगर होता है, ठीक है ना। और इसका अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, CnH2n इसका जो है यहाँ पर फॉर्मूला होता है। और ये इजीली सॉल्युबल होता है किस चीज़ के अंदर, वाटर के अंदर। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, ठीक है, जैसे कि पीछे अभी आप लोगों को बता कर आ रही हूँ कि हाइड्रोलाइज नहीं होता। नेचर की बात करें कि ये एल्डिहाइडिक है या फिर हमारे पास कीटोनिक है, तो ये किस तरह से हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। एट अ टाइम दोनों चीज़ें नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ मौजूद लाजमी होगी, या तो कीटोनिक होगा या फिर एल्डिहाइडिक, कुछ भी हो सकता है। और ये क्या है कि वेरी करते हैं 3 to 7 कार्बन। अब देखो हमारे पास मोनोसैकेराइड जो है ये एक होगा, ठीक है, और उसके अंदर कार्बन नंबर जो है वो डिफर हो सकते हैं। कितने, उसमें 3 कार्बन भी हो सकते हैं, एक मोनोसैकेराइड के अंदर 4 भी हो सकते हैं, 5 अप टू 7 तक ये जो है हमारे पास मोनोसैकेराइड के अंदर कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं। ये भी याद रखिएगा, एमसीक्यू आ सकता है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ये क्लासीफाई किया गया है। देखो मैंने कहा कि मोनोसैकेराइड हमारे पास क्या है कि सिंपल शुगर है, एक ही इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास शुगर का मॉलिक्यूल होता है। तो ये तो हमारे पास क्या है कि ये सिंपल है। इसको अब अगर ये सिंपल है तो हम इसको क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल चीज़ तो मज़ीद सिंपल नहीं हो सकती। देखो भाई, इसको हम यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ कार्बन नंबर। देखो भाई, कार्बन नंबर हमारे पास मोनोसैकेराइड एक होगा और उसके अंदर कार्बन नंबर की बेस पर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि हमारे पास है ट्राइओस, ऐसा मोनोसैकेराइड जिसके अंदर हमें जो है वो 3 कार्बन मिले, तो वो क्या है, ट्राइओस उसको बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दे दूँ, वो क्या है, ग्लाइसर एल्डिहाइड,
ठीक है। फिर हमारे पास आता है जी टेट्रोस। टेट्रोस के अंदर 4 कार्बन होते हैं और इसकी जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो क्या है, एरिथ्रोज, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है जी क्या चीज़, पेंटोस। पेंटोस में हमारे पास 5 कार्बन होते हैं और इसकी जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या होती है, राइबोज होती है। फिर हेक्सोज यानी कि 6 कार्बन वाला हमारे पास मोनोसेकेराइड है और इसकी जो एग्जाम्पल होती है वो हमारे पास क्या है जी, ग्लूकोज है। और हेप्टोज की बात करें तो C7 यानी कि 7 कार्बन होते हैं और इसकी जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या होती है, स्यूडो हेप्टलोज। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। ये अच्छा, ये नाम याद रख लें, यहाँ से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, अब इन एग्जाम्पल्स के अंदर, इन बेसिस के अंदर, इस क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो हमारे पास क्या है, ये पेंटोज है और हेक्सोज है। हेक्सोज और पेंटोज का अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका स्ट्रेट चेन फॉर्मूला देखेंगे, फिर उससे जो है वो उसकी रिंग कैसे बनाई जाती है, किन किन कार्बन्स के दरमियान में रिएक्शन होता है, कैसे रिएक्शन होता है, कैसे बॉन्ड बनते हैं, ये चीज़ अब हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग इधर उधर काम कर रहे हो तो आप लोग एक जगह पर बैठ जाएं और इसको जो है वो ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना तो आपको समझ नहीं आएगी। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से। देखो भाई, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज तो एक हमारे पास क्या है, फर्स्ट अबेंडेंट शुगर है। दूसरा, इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, जैसे कि अभी हमने कहा कि ये क्या है, हेक्सोज शुगर है। फॉर्मूला की बात करें तो जैसे कि आप सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। और अगर हम बात करें तो ये किस तरह का शुगर है, ये एल्डो शुगर है, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को जो है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। ठीक है, और ये ब्लड शुगर भी है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर भी ग्लूकोज पाया जाता है। यूनिवर्सल शुगर भी है, क्योंकि अगर आप लोग इसको देखो ना तो हमारे यूनिवर्स में जो है वो हर जगह पे प्लांट्स ही हैं। और प्लांट क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। सो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये यूनिवर्सल शुगर भी है। नेक्स्ट, इसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं कि फ्रूट के अंदर भी ये पाई जाती है। और इसका जो रिंग होता है दैट इज द पायरानोज रिंग। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि रिंग कितनी टाइप के होते हैं, क्या क्या उनका नाम होता है। और ग्लूकोज जो है ये हमारे पास पायरानोज रिंग है, याद रख ले। अच्छा, अब हम ना यहाँ पर इसका जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारे पास जो ग्लूकोज है इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, हमारे पास हम इसका जो है वो पहले स्ट्रेट चेन का फॉर्मूला बनाएंगे, फिर उससे हम क्या बनाएंगे, हम उससे जो है यहाँ पर रिंग बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, हमें पता है कि जो हमारा क्या है ग्लूकोज है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर 6 कार्बन क्या कर लिए, बना लिए। अब जैसे कि हमने कहा कि ये क्या है, ये एक एल्डो शुगर है। ठीक है, तो एल्डो शुगर के अगर हम यहाँ पर एल्डिहाइड को देखें तो एल्डिहाइड, जैसे कि मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट को कोई भी हम कार्बोहाइड ले रहे हैं तो उसके एंड पर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एल्डिहाइड आता है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एल्डिहाइड का फॉर्मूला लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर देखो कि जितने भी कार्बन हैं उनके साथ हमने क्या करना है, हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी, एक तो हमारे पास क्या हो कि उसके अंदर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, कीटोनिक या एल्डिहाइडिक। एल्डिहाइडिक हो गया, हमने एल्डिहाइड लगा दिया। दूसरी उसकी क्या कंडीशन थी कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। तो पॉलीहाइड्रोक्सी होने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके साथ हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, OH जो है वो यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, ये है हमारे पास एक ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन फॉर्मूला, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बना के दिखा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रेट चेन के कार्बन्स को आपस में क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे और इन्हीं के रिएक्शन से फिर हम क्या बनाएंगे, हम रिंग बनाएंगे। अब वो रिंग कैसे बनती है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे पास ये जो रिंग बनती है, याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास रिएक्शन होगा, हमने यहाँ पर किसी और चीज़ को यहाँ इन्वॉल्व नहीं करना, हमने
इसी ही एक ही ग्लूकोज के अंदर रहकर इसी के अपने कार्बन्स को आपस में रिएक्ट करवा के हमने रिंग बनानी है। तो रिंग किन किन कार्बन्स के दरमियान में बनेगी, तो याद रखिएगा हमारे पास C5 और C1 के दरमियान में क्या बनेगी, यहाँ पर रिंग बनेगी। कैसे बनेगी, यहाँ पर देखिए। अब सपोज करें ये मेरे पास क्या है, ये C5 है और ये मेरे पास क्या है, ये C1 है। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास C5 का जो हमारे पास यहाँ पर OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इससे जो H है ये यहाँ से उठकर कहाँ पे आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। किसके साथ लग जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिमूव, ठीक है ना। अब जैसे ही ये हमारे पास क्या है कि ये हाइड्रोजन यहाँ पर आया, ऑक्सीजन के साथ लगा, ऑक्सीजन ने क्या किया होता है, डबल बॉन्ड बनाया होता कार्बन के साथ। अब ये डबल बॉन्ड से किसमें शिफ्ट हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड के अंदर जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर पहले देखें तो हमारे पास कार्बन ने क्या किया होता, ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हुए थे, एक बॉन्ड इसके साथ था 3 और चौथा बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बनाया हुआ था। मतलब कि जो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है वो क्या थी, कंप्लीट थी। लेकिन जब हाइड्रोजन आया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया और फिर हमारे पास ये जो कार्बन है उसके अंदर 3 बॉन्ड बच गए। अब कार्बन जो है वो अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करके ही रहता है हर हालत में। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर हमारे पास ये जो क्या है, ये जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन क्या करेगा, कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ जो C5 का है, ठीक है ना, इसके साथ क्या कर लेगा, यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर क्या कर लेगा, यहाँ पर जो है ये बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड बना कर फिर हमारे पास ये जो कार्बन है अपनी टेट्रा वैलेंसी को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। अब हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, हेमी एसीटल का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी हेमी एसीटल को पकड़कर जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर रोटेट करेंगे, यानी कि ये जो हमारे पास ये वाला साइड है एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को लेफ्ट साइड पर रोटेट करेंगे तो लेफ्ट साइड पर रोटेट करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा रिंग में। अब कैसे, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ कि सपोज करो हमने इसको लेफ्ट साइड पर रोटेट किया, लेफ्ट साइड पर रोटेट करने पर ये कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, ये देखें, ये हमारे पास क्या बन गई, एक रिंग बन गई। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये जो 6th कार्बन है ये क्या होगा, ये बाहर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, OH, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, H और OH होगा और यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, H और OH होगा। तो अब आप लोग यहाँ पर देखें कि इसको लेफ्ट साइड पे जब हमने रोटेट किया तो लेफ्ट साइड पे रोटेट करने पर हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए कि ये हमारे पास क्या, ये जो ऑक्सीजन है ये किसका ऑक्सीजन है, ये एल्डिहाइड का ऑक्सीजन है। और जब ये लेफ्ट साइड पे रोटेट किया तो ये हमारे पास किसके साथ आकर मिला, यहाँ पर CH2OH के साथ। तो यहाँ पर देखिए ये इसने इसके साथ आकर क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। ये मिल गए हैं आपस में और इस तरह से इन्होंने क्या कर ली, एक रिंग बना ली है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो रिंग्स होती है ना हमारे पास, ये 2 तरह की रिंग्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये जो हमारे पास क्या होती है, अच्छा मैंने ये जो स्लाइड थी ये सारे का सारा स्ट्रक्चर मैंने इस स्लाइड पे पढ़ाना था लेकिन मैं पीछे पढ़ा कर आ चुकी हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा अब हमने क्या है, क्या डिस्कस करना है, रिंग्स, ठीक है। अब ये जो रिंग्स होती है ना ये 2 टाइप की होती हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं पाइरनोस, ठीक है। एक को नाम दे देते हैं पाइरनोस। पाइरनोस रिंग ऐसी रिंग होती है जिसके अंदर आप लोगों को कितने कॉर्नर मिलते हैं, 6 कॉर्नर मिलते हैं। यानी कि अभी जो हम पीछे बना कर आए हैं लाइक दिस, ठीक है, ये वाली जो रिंग है ये कौन सी रिंग है, ये 6 कॉर्नर रिंग है। दूसरी हमारे पास कौन सी रिंग होती है, दूसरी होती है हमारे पास फ्यूरानोस, ठीक है। फ्यूरानोस रिंग होती है। फ्यूरानोस रिंग के अंदर आप लोगों को कितने कॉर्नर मिलते हैं, 5 कॉर्नर मिलते हैं, जैसे कि ये, ठीक है। ये आप लोगों को इस तरह से जो है ये 5 कॉर्नर मिलेंगे और ये हमारे पास कौन सी है, फ्यूरानोस है। तो अब यहाँ पर मुझे बताएं कि हमारे पास ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज कौन सा रिंग रखता है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, ग्लूकोज जो है कौन सी रिंग रखता है, पाइरानोस की जो है ये रिंग रखता है। समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा हमारे पास क्या है कि हम एक चीज़ यहाँ पर और भी मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ से भी हमसे क्यों आ सकता है कि हमारे पास ये जो शुगर होती है ना इसकी हमारे पास क्या होती हैं, टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ
शुगर, ठीक है। तो शुगर की हमारे पास क्या होती है, टाइप्स होती हैं, जैसे कि मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ। 2 टाइप होती हैं, एक होता है अल्फ़ा डी शुगर, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास अल्फ़ा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जी बीटा, ठीक है, बीटा डी शुगर, यहाँ पर आएगा बीटा डी शुगर। अब ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, देखो भाई पीछे हमने क्या किया है, रिंग बनाकर आ रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि अल्फा डी शुगर क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो कि डी क्या है। डी का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास किसी भी कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास उसका जो लास्ट काइरल कार्बन होगा, उसके ऊपर जो हमारे पास ओ एच है, अगर राइट साइड पर है, पीछे अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ओ एच है ये किस साइड पर आ रहा है, ये राइट साइड पर आ रहा है, ठीक है, किस साइड पर आ रहा है, राइट साइड के ऊपर आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, डी शुगर का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मोनोसेक्राइड कैसा शुगर है, एक डी शुगर है, ठीक है। यहाँ पर अल्फा डी भी होता है और बीटा डी भी होता है। तो अल्फा डी और बीटा डी में क्या डिफरेंस है, अल्फा डी का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमारे पास कार्बन नंबर फर्स्ट होता है, ठीक है, पीछे मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ, ये कार्बन नंबर क्या है, ये फर्स्ट है। अगर कार्बन नंबर फर्स्ट पर जो ओ एच है ये नीचे की तरफ आ जाए, जैसे कि इस केस में आप लोग देख रहे हो ये नीचे की तरफ है, तो अगर ये नीचे की तरफ है, ठीक है ना, C1 पर हमारे पास क्या है, ओ एच हमारे पास कहाँ पर आ जाए, बिलो द प्लेन, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो अल्फा डी शुगर होगा। और अगर हमारे पास कार्बन 1 पर जो ओ एच है वो क्या आ जाए, अबव द प्लेन, ठीक है, अबव द प्लेन है, तो वो हमारे पास कौन सा शुगर होगा, वो होगा जी हमारे पास बीटा शुगर। समझ आ गया, यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो आप लोगों ने ये ध्यान से याद रखना है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं राइबोज को, ठीक है ना। राइबोज हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास एक मोनोसेक्राइड है, ये सेकंड मोस्ट अबेंडेंट शुगर होता है। पेंटोज शुगर है, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को कितने कार्बन मिलेंगे, 5 कार्बन मिलेंगे। ये भी एल्डोज शुगर है, एल्डिहाइड रखता है ये भी, और ये भी रिंग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, स्ट्रेट चेन के अंदर भी है, ठीक है। और इसकी जो रिंग होती है ये फ्रक्टोज नहीं होगी भाई, ये यहाँ पर जो है वो मिस्टेक हो गई, टाइपिंग में फ्रक्टोज नहीं है, इसकी जो रिंग होगी वो क्या होगी, फ्यूरानोज होगी, ठीक है। और हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास राइबोज होते हैं ना, इसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज। ये भी आपको बताती हूँ डीऑक्सी राइबोज क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ जो पीछे मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है मिस हो गई मेरे माइंड से, अब याद आ रही है मुझे, कि टाइप ऑफ शुगर में अगर हम यहाँ पर देखें ना अल्फा और बीटा डी शुगर को, तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे के क्या होते हैं, एनोमर होते हैं, ठीक है ना। एनोमर क्या होते हैं कि हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका हमारे पास जो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा जी सेम, लेकिन वो क्या होगा, वो डिफर करेंगे, किस में, डिफर इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं किस चीज़ का, एनोमर का। समझ आ गया, तो ये भी पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अच्छा, अब राइबोज को देखें तो राइबोज भी हमारे पास स्ट्रेट चेन के अंदर होता है, रिंग बनाता है। रिंग कैसे बनाता है, सेम इसी तरह से बनाता है जैसे हम ग्लूकोज का पीछे पढ़कर आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कार्बन नंबर और थे, यहाँ पर कार्बन नंबर और होगी, क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन है, उसके अंदर 6 कार्बन थे। हमारे पास सेम प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कार्बन नंबर डिफर होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर बना लेते हैं कि 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एल्डिहाइड का ग्रुप प्रेजेंट होगा। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ओ एच है, ये ओ एच, यहाँ पे भी ओ एच है, एच, ये देखिए, ये है हमारे पास क्या चीज़, एक फॉर्मूला है, किस चीज़ का, एक रिबोज का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर भी हमने इसको स्ट्रेट से किस में कन्वर्ट करना है, रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसका हमारे पास कौन कौन सा कार्बन इन्वॉल्व होगा, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, याद रख लें, इसका कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर हमारे पास 4 है। सेम वही चीज़ होगी जो हमने यहाँ पर ग्लूकोज के अंदर पढ़ी, कि यहाँ से कार्बन नंबर 4 से जो हाइड्रोजन
हाइड्रोजन है ये उठकर किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, यहाँ पे लगेगा, इनका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होगा। फिर कार्बन क्या करेगा, उसके 3 बॉन्ड रह जाएंगे, कार्बन अपना टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एक हेमी एसिटल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये दोबारा रोटेट करेगा लेफ्ट साइड के ऊपर और बन जाएगी हमारे पास क्या चीज़, एक रिंग बन जाएगी। अब ये जो रिंग होगी ये किस तरह की रिंग है, फ्यूरानोज रिंग है, जिसके अंदर 5 कॉर्नर होंगे, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बना के जो है वो दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारे पास ये 5 कॉर्नर वाली क्या बन गई है, CH2OH। बाकी हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, OH होगा, ठीक है ना, H और OH होगा, HOH, H और OH प्रेजेंट होगा। तो ये है हमारे पास किसका रिंग, एक रिबोस का रिंग, जो कि 5 कॉर्नर रिंग होता है, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, हमने कहा कि ये जो राइबोज होता है ना, ये डीऑक्सी राइबोज है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये जो राइबोज है, राइबोज का कार्बन नंबर 2, ये वाला कार्बन नंबर 2, इसके पास हमारे पास क्या मौजूद है, OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अगर यहाँ से हम इस ऑक्सीजन को कर दें रिमूव, तो बाकी क्या बच जाएगा, पीछे हाइड्रोजन बच जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की रिमूवल कर देने पर हम इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज। और डीऑक्सीराइबोज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोगों को मिलता है किस चीज़ के अंदर, DNA के अंदर। तो ये था हमारे पास एक राइबोज का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टेस्ट फॉर मोनोसैकेराइड, यानी कि आपको कार्बोहाइड्रेट दी जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसके अंदर ना जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें से आइडेंटिफाई करके बताओ कि इसके अंदर मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है या नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हम एक टेस्ट के थ्रू करेंगे, और उस टेस्ट के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक रीएजेंट को यूज़ करेंगे। और वो रीएजेंट कौन सा होगा, उसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं फेलिंग, या फिर उसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं बेनेडिक्ट रीएजेंट। अब इस फेलिंग और बेनेडिक्ट रिएजेंट में क्या होता है, जैसे कि अब हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा Cu2+, जिसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें सैंपल दिया है उस सैंपल के अंदर, सपोज करो ये हमारे पास कोई सैंपल है और इसके अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। इस कार्बोहाइड्रेट में हमने ये रीएजेंट डाला, Cu2+ हमने डाला। अब जैसे ही हमने डाला, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर करेंगे हीट। तो हीट करने पर ये जो Cu2+ है, ठीक है ना, अगर तो ये हीट किया कार्बोहाइड्रेट के साथ, ठीक है ना, उसके अंदर ऐड करने पर, और ये क्या हो जाए, ये यहाँ पर रिड्यूस हो जाए, ठीक है ना, Cu+ के अंदर कन्वर्ट हो जाए। पहले इसका कलर क्या था, ब्लू था, अब ये किस में चेंज हो जाए, रेड कलर में चेंज हो जाए। तो इसका मतलब कि हीट करने पर अगर ये रिएजेंट डालने पर कलर चेंज हो गया है, तो इट्स मीन उस हमारे पास सैंपल के अंदर क्या मौजूद है, मोनोसैकेराइड मौजूद है। और जो कार्बोहाइड्रेट अपना कलर चेंज कर दे टेस्ट के दौरान, वो हमारे पास कौन सी शुगर होती है, उसको हम यहाँ पर कहते हैं जी रिड्यूसिंग शुगर। वो कौन सी शुगर होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है कि ऐसी शुगर जो केमिकल रिएक्शन में, जो क्या करती हैं, केमिकल रिएक्शन में अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, दूसरों को दे दें, ठीक है, दूसरों को दे दे। तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन देने के साथ साथ जो उनका हमारे पास क्या होगा, जो उनका हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, उनका जो क्या है, उनका हमारे पास क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप होगा ना, वो भी क्या हो, वो भी हमारे पास फ्री हो, किसी और के साथ अटैच ना हो। तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। जैसे कि पीछे मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ पर देखिए कि ये हमारे पास क्या है, ये उसका जो है वो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है, ठीक है ना, राइबोज का। अब ये राइबोज जो है ये किसी दूसरे एटम के साथ, सपोज करो यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास
फ्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये उनके साथ अटैच नहीं है, ये फ्री है। तो अगर ये फ्री है तो इसका मतलब क्या है कि ये किस तरह का शुगर है हमारे पास, ये है जी हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर। समझ आ गया कि फ्री जो है उनका फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरों को देने के लिए रेडी होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ये था हमारे पास एक मोनोसैकेराइड का फुल कंसेप्ट। होप कि समझ आ गया होगा आप लोगों को। समझ आया तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी ओलिगोसैकेराइड, या फिर इसका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम हमारे पास क्या है जी, डाइसैकेराइड भी इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या होता है, लेस स्वीट इन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर, और इसका सोर्स यानी कि अगर ये देखिए कि ये कहाँ से मिलता है, तो ये हमें शुगर केन से मिलता है। फॉर्मूला की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो इसका ये हमारे पास क्या है जी, एक फॉर्मूला होता है। और इनके दरमियान में आप लोगों को जो बॉन्ड मिलता है दैट इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लूकोज के दरमियान जो बॉन्ड मिलेगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, याद रखिएगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनेगा ये भी आपको डिटेल से अभी बताती हूँ, ठीक है ना। अब हमारे पास जो ओलिगोसैकेराइड है, इसमें से हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड होते हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है जी माल्टोज है, सुक्रोज है, और हमारे पास क्या है जी, लैक्टोज है। अगर हम यहाँ पर माल्टोज को देखें तो माल्टोज के अंदर दो शुगर मिलेंगे और वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के यूनिट ही होंगे। ठीक है, सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज के अंदर आप लोगों को एक जो है वो ग्लूकोज का यूनिट मिलेगा और दूसरा आप लोगों को किसका यूनिट मिलेगा, फ्रक्टोज का यूनिट मिलेगा। और लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज के अंदर आप लोगों को एक ग्लूकोज प्लस हमारे पास क्या होगा, दूसरा गैलेक्टोज का यूनिट आप लोगों को मिलेगा। अब वन बाय वन करके हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। इनके दरमियान में जैसे कि ग्लूकोज और ग्लूकोज के दरमियान में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो कैसे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कैसे बनता है, और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कैसे बनता है, ये अब मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल से बताने लगी हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है ना, ये जो दो रिंग देख रहे हो ये किसकी रिंग है, ये ग्लूकोज की रिंग है। तो ये ग्लूकोज है और ये भी हमारे पास क्या है जी, ग्लूकोज है। ये सपोज करो हम इनको नंबर दे देते हैं, जैसे कि ये ग्लूकोज नंबर फर्स्ट है और ये ग्लूकोज नंबर सेकंड है। यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, CH2OH, और यहाँ पर भी आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, ग्लूकोज है। बाकी जो हमारे पास H और OH की हमारे पास यहाँ पर क्या है कि अरेंजमेंट है, मैं उसको नहीं लिख रही, जस्ट जो चीज़ें हमें चाहिए मैं यहाँ पर वही लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स में नहीं करना चाहती, स्ट्रक्चर को ईजी रखना चाहती हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। अब यहाँ पर देखिए कि हमने जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज को आपस में उनका बॉन्ड बनाना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाना है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ तो ये नोट कीजिएगा कि किन किन कार्बन्स के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है और कैसे बन रहा है, और जो बॉन्ड जिस रिएक्शन के थ्रू बन रहा है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, कार्बन ग्लूकोज नंबर फर्स्ट का ये है जी कार्बन नंबर फर्स्ट, और ये जो है हमारे पास ग्लूकोज नंबर 2 का ये कार्बन नंबर कौन सा है, ये वाला कार्बन नंबर जो है ये क्या है, 4 है। अब ग्लूकोज नंबर फर्स्ट का कार्बन नंबर फर्स्ट और ग्लूकोज नंबर 2 का कार्बन नंबर फोर्थ, ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे कि यहाँ पर जो है C1 के ऊपर आप लोगों को H और OH मिलेगा, और यहाँ पर भी आप लोगों को H और क्या मिलेगा, OH मिलेगा। अब इनके दरमियान में हमने रिएक्शन करवाना है। कैसे रिएक्शन करवाएंगे कि हमारे पास ग्लूकोज नंबर फर्स्ट का कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर जो OH है ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा रिलीज। ठीक है, इसके रिलीज होने पर एक बॉन्ड हो गया खत्म, कार्बन का एक बॉन्ड क्या हो गया, खत्म हो गया, इसकी टेट्रावैलेंसी जो होगी खत्म हो गई है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया है, ये हमारे पास ट्राईवैलेंट हो गया है, टेट्रावैलेंट नहीं है, ट्राईवैलेंट हो गया है। और इसके पास इसका ये बॉन्ड जाने पर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज नंबर सेकेंड का कार्बन नंबर फोर्थ के ऊपर यहाँ पर जो OH है इसमें से सिर्फ हमारे पास ये H रिमूव होगा।
क्या रिमूव होगा, एच रिमूव होगा। अब ये जो हमारे पास क्या है कि ये बॉन्ड नहीं गया, पूरा बॉन्ड यहाँ पर रिलीज नहीं हुआ, यहाँ पर इसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ओ एच और एच जो निकले हैं ये क्या कर लेंगे, ये यहाँ पर जो है मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। और हमारे पास ऐसा रिएक्शन के जिसमें हमारे पास क्या हो कि दो मोनोमर आपस में मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है ना, जिसमें दो यूनिट मिलकर आपस में एक बड़ा यूनिट बनाते हैं बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है तो उसको हम यहाँ पर कौन सा रिएक्शन कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। पीछे मैं आप लोगों को स्टार्ट में बताकर आई थी कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर हमारे पास डाइसैकेराइड किस रिएक्शन के थ्रू बन रहा है, एमसीक्यू आ सकता है, कंडेंसेशन रिएक्शन से बन रहा है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो क्या है, कार्बन नंबर फर्स्ट जो है ये ट्राईवैलेंट है, टेट्रावैलेंसी इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये यहाँ पर हमारे पास ये इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या बन गया है, अब अगर मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूँ, चलो मैं इसको रेज नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन गया है, ये हमारे पास बन गया है जी क्या, माल्टोज। ठीक है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड बना था। अब हमने बॉन्ड को नाम देना है। ठीक है, बॉन्ड को हमने नाम देना है, वो कैसे, कार्बन नंबर इंक्लूड करके हमने इसको नाम देना है। और साथ में हमने ये भी याद रखना है कि ये शुगर कौन सा है, टाइप्स ऑफ शुगर अभी मैं आपको पढ़ाकर आ रही हूँ। अब इसमें हमने ये याद रखना है कि टाइप्स ऑफ शुगर कौन सा है, कार्बन नंबर, और साथ में हमने यहाँ पर बॉन्ड का नाम लेना है। जैसे कि हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें ग्लूकोज नंबर 2 को अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर जो हमारे पास ओ एच है वो क्या है, बिलो द प्लेन है। या फिर अगर हम यहाँ पर भी देखें तो ये भी बिलो द प्लेन है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ओ एच नीचे की तरफ आ जाए तो उसका मतलब है कौन सी शुगर है, हमारे पास अल्फा शुगर है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर लिखेंगे कार्बन नंबर अल्फा, ये क्या है हमारे पास ग्लूकोज नंबर 1 का कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज नंबर 2 का कार्बन नंबर 4। तो अल्फा 1 4 और यहाँ पे अब हम लिख देंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड का नाम लिख देंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये हमारे पास इस तरह से जो है ये बॉन्ड बनता है माल्टोज के दरमियान, ग्लूकोज और ग्लूकोज यूनिट जो इन्वॉल्व थे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं जी लैक्टोज। लैक्टोज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, एक ग्लूकोज होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ग्लूकोज की तरह से ही होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो कार्बन नंबर फर्स्ट है वो इन्वॉल्व होगा और यहाँ पर कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व होगा। सेम वही प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पर हमारे पास जो ओ एच है ये पूरे का पूरा रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ओ एच का सिर्फ एच रिमूव होगा, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, रिएक्शन होगा हमारे पास कंडेंसेशन। और यहाँ पर कार्बन जो है क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ फिर अपना बॉन्ड बना लेगा। अच्छा, बाकी स्ट्रक्चर मैं नहीं लिख रही क्योंकि पीछे आपको डिटेल से समझाकर आ रही हूँ। ठीक है, अब जस्ट फॉर योर कंसेप्ट कि मैंने यहाँ पर जो है वही चीज़ लिखी है जो आपको समझ आ जाए। यहाँ पर सिर्फ हम अब रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि पीछे अभी आप लोगों को बताकर आ चुकी हूँ। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। अब बॉन्ड का नाम क्या होगा, बॉन्ड का नाम तो हमारे पास क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। कार्बन नंबर हम क्या लिखेंगे, ये भी हमारे पास अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, एक अल्फा शुगर ही है। ठीक है, तो अल्फा 1 4 यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होगा। तो ये है हमारे पास क्या चीज़, लैक्टोज। ठीक है, और लैक्टोज को अगर हम यहाँ पे देखें ना तो लैक्टोज आपको कहाँ से मिलता है, ये आप लोगों को मिलता है मैमिलियन। ठीक है ना, मैमिलियन मिल्क के अंदर आप लोगों को मिलता है। और पीछे हम जो माल्टोज पढ़कर आ रहे हैं ना, माल्टोज किस में मिलता है आप लोगों को, कॉर्न प्लस वीट के अंदर आप लोगों को जो है ये मिलता है। समझ आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास रहता है जी सुक्रोज। सुक्रोज में हमारे पास जो दो शुगर होते हैं उसमें से एक हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और दूसरा हमारे पास ये क्या होता है, ग्लैक्टोज होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर भी सेम वही होगा, लेकिन यहाँ कार्बन नंबर जो है हमारे पास डिफर हो जाएंगे, बॉन्ड का नाम भी वही होगा, और टाइप ऑफ शुगर में ये अल्फा शुगर ही होगी। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए
ये हमारे पास ग्लूकोज जो है इसका कार्बन नंबर फर्स्ट होगा। और यहाँ पर देखिए अगर मैं इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये CH2OH, इसके जो हमारे पास क्या होते हैं कि इसके अंदर भी आप लोगों को 6 कार्बन मिलते हैं, लेकिन इसके जो 2 कार्बन होते हैं ना वो आप लोगों को रिंग के बाहर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, OH होगा, यहाँ पर H और OH, यहाँ पर भी H और OH होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, OH प्रेजेंट होगा। अब सारे का सारा वही होगा। अब यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वही कुछ होगा जो अभी हमने पढ़ा। यहाँ से OH रिमूव होगा, ठीक है ना, यहाँ से भी हमारे पास क्या है, H रिमूव होगा, मिलेंगे हमारे पास, वाटर बनेगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, इनके दरमियान में फिर टेट्रा बैलेंस को पूरा करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया जाएगा, बॉन्ड का नाम ग्लाइकोसिडिक होगा। लेकिन अब हमारे पास कार्बन नंबर चेंज है और वो क्या है, α1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ आ गया, समझ आ गया आप लोगों को। और ये आप लोगों को कहाँ पर मिल सकता है, जो सुक्रोज होता है ना, ये इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, इसको हम एक तो टेबल शुगर भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टेबल शुगर भी कहते हैं। और ये आप लोगों को जो है ये किस में मिलता है, शुगर केन के अंदर, शुगर केन के अंदर भी आप लोगों को ये मिलता है। तो ये है हमारे पास क्या चीज़, ओलिगोसैकेराइड, जो कि मैंने आप लोगों को कंप्लीटली जो है वो कंसेप्ट के साथ आप लोगों को पढ़ा दिया है। कोई कन्फ्यूजन कहीं पे भी आपको कोई पॉइंट मिस हो गया हो, कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो, तो आप लोग मुझसे इजीली कंफर्म कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो और आप लोग MD-CAT में अच्छे स्कोर ले सकें। अब अगर यहाँ पर समझ आ गई हो तो आप लोगों ने अच्छा सा फीडबैक भी लाजमी देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की जो टाइप है, दैट इज द पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है भाई, हमारे पास पॉली का मतलब, जैसे हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और सैकेराइड बोलते हैं किस चीज़ को, शुगर को। तो हमारे पास पॉलीसैकेराइड क्या होता है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर आप लोगों को मोर देन 10 शुगर जो है ये मिलते हैं, और ये हाइड्रोलाइज हो सकता है क्योंकि मोर देन 10 है, ठीक है ना, और उनके दरमियान में आप लोगों को इस तरह से बॉन्ड भी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड ब्रेक किया जा सकता है वाटर प्रोवाइड करने पर। और इसको जो है वो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं पॉलीमर का, क्योंकि इसमें छोटे छोटे यूनिट मिलकर इन्होंने एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। ये जो एक छोटा यूनिट है इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, मोनोमर का नाम दे देते हैं। और यही मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर, ये एक मोनोमर, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना, ये मोनोमर मिलते चले जाएंगे थ्रू अ बॉन्ड, तो फिर इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देंगे, पॉलीमर का नाम दे देंगे। समझ आ गया। अच्छा, फिर हमारे पास ये जो पॉलीसैकेराइड होता है ना, इसके यहाँ पर टाइप्स हैं, जैसे कि होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो मैं अब ये जो मैंने पॉलीमर और मोनोमर लिखा है इसको मैं रेस करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड की एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो लिखनी है। तो जैसे कि होमोपॉलीसैकेराइड की बात करें तो होमोपॉलीसैकेराइड, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। तो हमारे पास ऐसा पॉलीसैकेराइड जिसके अंदर आप लोगों को जो है वो सेम शुगर के मॉलिक्यूल मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ही मिलता है आप लोगों को, और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, सेलुलोज है, और हमारे पास क्या है जी, स्टार्च है। ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड के अंदर आप लोगों को ये चीज़ें मिलती हैं। और अगर हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड की बात करें तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड के अंदर आप लोगों को, हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट शुगर के मॉलिक्यूल मिलेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है जी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, और इसकी एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है जी, पैक्टिन आता है, और यहाँ पर हम बात करते हैं किस चीज़ की, पेप्टिडो ग्लाइकेन की बात करते हैं। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होती है। समझ आ गया। टाइप से यहाँ पर ना ये MCQ आ सकता है, इसकी एग्जांपल्स के थ्रू जो है आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा हमारे पास पॉलीसैकेराइड है, तो इसको आपने जो है वो ध्यान से माइंड में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं स्टार्च, जो कि पॉलीसैकेराइड की एक टाइप है। स्टार्च जो है ये होमोपॉलीसैकेराइड है, ये भी MCQ पूछा जा सकता है कि व्हाट इज दिस स्टार्च, ठीक है, या घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं कि स्टार्च हमारे पास किस तरह का पॉलीसैकेराइड है। अच्छा, यहाँ पर इसका जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि होमोपॉलीसैकेराइड के अंदर ग्लूकोज के यूनिट ही होते हैं, और इसको दूसरा नाम हम देते हैं ग्लूकैन का।
अब ये जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च की अब हम यहाँ पर जो है वो दो टाइप्स को डिस्कस करते हैं। एक होता है अमाइलोज और दूसरा होता है हमारे पास अमाइलोपेक्टिन। अब ये जो हमारे पास अमाइलोज होते हैं ना, इसके अंदर आप लोगों को कितने ग्लूकोज के यूनिट मिलते हैं? 200 से लेकर 1000 तक आप लोगों को यहाँ पर ग्लूकोज के यूनिट मिलते हैं। ये आपको स्ट्रेट चेन के अंदर भी मिलता है, ठीक है, और इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं होती। यानी कि अगर ग्लूकोज का रिंग बनाए ना, ठीक है, ये एक ग्लूकोज है, ठीक है, ये दूसरा ग्लूकोज है, ये तीसरा ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में ना ये स्ट्रेट चेन के अंदर आप लोगों को मिलेंगे। और इनके दरमियान जो बॉन्ड मिलता है यहाँ पर, जैसे कि हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं डिटेल के साथ, इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? α1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। याद रख लें, MCQ आ सकता है कि इसमें से बताएं कि अमाइलोज के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है। आप लोगों से घुमा फिरा के ना इसी तरह के MCQs पूछे जाते हैं, आपकी बुक से ही पूछे जाते हैं, आपके टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं हो, फिर कहते हो कि ये जो क्वेश्चन था हमें आया ही नहीं है, हमें कंसेप्ट ही नहीं था, बल्कि वो आउट ऑफ सिलेबस तो आता ही नहीं है, आपकी बुक से ही आता है, बुक की वर्डिंग ही होती है। बस ध्यान से उसको जो है वो रीड किया करें, ठीक है। आप लोग लेक्चर को सुनने के बाद, कंसेप्ट को सुनने के बाद ध्यान से उसको रीड किया करें, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर आयोडीन के साथ इसका टेस्ट कराएं और अगर ब्लू ब्लैक कलर दे, तो इसका मतलब क्या है कि अमाइलोज प्रेजेंट है स्टार्च के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन के अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर कितने ग्लूकोज के यूनिट मिलते हैं? 200 से लेकर 2 लाख तक आप लोगों को ग्लूकोज के यूनिट मिलते हैं। और ये ब्रांच्ड पॉलीमर है, ब्रांच पॉलीमर है, दैट्स वाइज के अंदर आप लोगों को 2 बॉन्ड मिलते हैं। एक तो α1,4 मिलेगा जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है, और दूसरा मिलेगा α1,6। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। सपोज करो ये मैंने एक ग्लूकोज का यूनिट बनाया, ये दूसरा ग्लूकोज का यूनिट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? α1,4 होगा। और फिर क्या होगा कि हमारे पास ये जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो α1,6 होगा। 1,6 कैसे? कि हमारे पास यहाँ पर जो ब्रांच स्टार्ट हो रही होगी, ये ब्रांच जो हमारे पास स्टार्ट हो रही होगी, ब्रांचिंग ग्लूकोज का हमारे पास यहाँ पर कार्बन नंबर फर्स्ट होगा। और ये वाला जो हमारे पास ग्लूकोज है ना, इसका ये वाला जो है ये कार्बन नंबर क्या होगा? 6 होगा। तो यहाँ पर इसलिए हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास दूसरा बॉन्ड होता है दैट इज द α1,6। और ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है? ये ब्रांचिंग बॉन्ड है, ठीक है ना। α1,4 स्ट्रेट चेन के अंदर है और α1,6 ब्रांच हमारे पास जहां पर स्टार्ट हो रही होगी और वहां पर जो बॉन्ड होगा दैट इज दी α1,6। टेस्ट करने पर ये रेडिश वायलेट कलर दे तो इट्स मीन हमारे पास अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि हमारे पास अमाइलोपेक्टिन कहाँ बनता है। ये बनता है क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि ये प्लांट्स के अंदर बनता है। प्लांट्स के अंदर एक ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, जो क्या करवाती है? फोटोसिंथेसिस कराती है, तो ये वहां पर बनता है। और स्टोर कहाँ पर होता है? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। समझ आ गया? ये भी MCQ आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीसेकेराइड की टाइप है, दैट इज द ग्लाइकोजन। इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं, ये ब्रांच्ड होता है और ये सिमिलर है एज अमाइलोपेक्टिन। जैसे यहाँ पे हमने देखा ये अमाइलोपेक्टिन इसकी तरह से है, लेकिन इसमें जो ब्रांच होंगी ना वो आप लोगों को अमाइलोपेक्टिन से ज़्यादा दिखेंगी, ठीक है ना। यानी कि ये यहाँ पर सपोज करो अगर एक ब्रांच है, ये 2 ब्रांच है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो बहुत सारी ब्रांचेस मिलेंगी। और सपोज करो ये स्ट्रेट चेन हो गया, यहाँ से एक ब्रांच स्टार्ट हो रही है, फिर यहाँ से दूसरी हो रही है, फिर ये और हो रही है। मतलब क्या है कि यहाँ से ब्रांचेस जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो ये हमारे पास क्या होता है? ब्रांच जो है ये क्या है? पॉलीसेकेराइड है। इसके अंदर कितने ग्लूकोज के यूनिट होंगे? 30,000 ग्लूकोज के यूनिट होंगे। बनता कहाँ है? ये लीवर में बनता है। और ये कहाँ पे होता है? एनिमल के अंदर होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? एनिमल स्टार्च है। MCQs यहाँ से आ सकते हैं, बार बार कह रही हूँ MCQs आ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है सेलुलोज की बात करें तो ये मोस्ट अबेंडेंट है, ठीक है। इसको भी ग्लूकैन कहते हैं। ग्लूकैन दूसरा किसको कहते हैं? अभी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं। ग्लूकैन हम कहते हैं यहाँ पर स्टार्च को। तो इसी तरह से सेलुलोज को भी हम क्या कहते हैं? ग्लूकैन कहते हैं। अब ये जो है हमारे पास बीटा शुगर होती है, ये याद रखिएगा। MCQs ये आ सकता है कि बाकी जो हमने पढ़ा ना कि ये स्टार्च है या फिर हमारे पास ग्लाइकोजन है, ये अल्फा शुगर है, लेकिन हमारे पास ये जो बीटा है ना, ये कौन सी है? ये सेलुलोज है।
ठीक है। बाकी जितनी भी हम पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे ना, ये हमारे पास उसमें से सेलुलोज और हमारे पास जो काइटन है ये बीटा शुगर है। बाकी हमारे पास ये जो स्टार्च होती है ये कौन सी शुगर होती है, ये अल्फा शुगर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इसके अंदर कितने ग्लूकोज के यूनिट होते हैं, 6000 ग्लूकोज के यूनिट होते हैं। ये कहाँ पे मिलता है, कॉटन फाइबर के अंदर आप लोगों को मिलता है। मतलब कॉटन फाइबर की बात करें तो मतलब क्या हुआ, प्लांट्स के अंदर आप लोगों को दिखता है। नेक्स्ट है हमारे पास काइटन। काइटन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, होमोपोलीसेकेराइड एंड एसिटाइल ग्लूकोजामीन। स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है, यानी कि यूं इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से आप लोगों को मिलता है। और यहाँ पर आप लोगों को जो ओ एच है अबव द प्लेन मिलेगा, दैट्स वाई ये क्या है, बीटा शुगर है। और लिंकेज जो है वो कौन सी है, 1,4। ठीक है, यहाँ पर बीटा 1,4 लिंकेज होगी। और ये कहाँ पे मिल सकता है आप लोगों को, एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। यानी कि आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, जो ऐसे इंसेक्ट जिनकी 8 या 6 टांगे होती हैं। और ये सेकंड मोस्ट अबेंडेंट पॉलीसेकेराइड है। ये भी हमसे क्यों पूछा जा सकता है, ये सेकंड मोस्ट अबेंडेंट पॉलीसेकेराइड कौन सा है और फर्स्ट मोस्ट अबेंडेंट हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड है वो कौन सा है। तो ये आप लोगों ने जो है वो डिटेल से करना है। ये थी हमारे पास क्या चीज़, पॉलीसेकेराइड, जो कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की तीसरी जो है वो क्लासिफिकेशन थी। डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया है। अब ये हमारा जो है ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट तक पहले पार्ट में पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट हमारे पास हम यहाँ पर करेंगे। अब तो हमने यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट को देखा, नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा जो है वो एमसीक्यूज जो है करके देखेंगे कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कितना कंसेप्ट बना है। फिर हम वहाँ पर लिपिड को भी देखेंगे, और जो हमारे पास प्रोटीन है और हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है इसको भी हम डिटेल के साथ देखेंगे। सो मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, तब तक मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।